अपवर्तकों के संख्या के आधार पर जो हमारे संख्या के विभाजन का तीसरा आधार था, अपवर्तकों के संख्या के आधार पर संख्या को हमने 3 भागों में बांटा था। विशिष्ट संख्या यानी कि स्पेसिफिक नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। आइए हम अपवर्तकों के संख्या के आधार पर संख्या का विभाजन कैसे हुआ है इस पर विचार करें। विशिष्ट संख्या यानी स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक नंबर। विशिष्ट यानी कि खास। चूंकि हम तीनों आधार से जो विभाजन किए हैं, इसमें आपने गिनती की सभी संख्याओं का विभाजन कर लिया है, उसमें जीरो से भी शुरू करके विभाजन किया गया है। तो हम पुनः इस 3 आधार मतलब तीसरे आधार यानी कि अपवर्तकों के संख्या के आधार पर भी पूरी की पूरी संख्या का विभाजन होना चाहिए था। लेकिन तो इस तरह से पुराने समय में जो गणितज्ञ थे उनका मानना था कि संख्या 2 प्रकार की होती है इस अपवर्तकों की संख्या के आधार पर, यानी कि एक भाज्य संख्या और दूसरा अभाज्य संख्या। ऐसा भाज्य और अभाज्य करने से यानी कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू हो जाती है और भाज्य संख्या 4 से शुरू हो जाती है। लेकिन हम यहां देखते थे कि एक संख्या ऐसी थी जो छूट जा रही थी, वह संख्या थी 1। ठीक है, वह संख्या थी 1, संख्या समूह से 1 छूट जा रहा था उस तरह से विभाजित करने पर। इसलिए गणितज्ञों ने माना कि भाई उस 1 को भी इस श्रेणी में लाया जाए। तो अब विशिष्ट संख्या यानी कि जिस संख्या के सिर्फ एक अपवर्तक होते हैं, सिर्फ एक अपवर्तक होते हैं, उसे हम विशिष्ट संख्या कहते हैं। विशिष्ट संख्या यानी स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक नंबर कहते हैं। हम यहां एक चीज और जान लें कि भाई अपवर्तक शब्द जो बार बार आ रहा है, आखिर अपवर्तक है क्या? तो आप यहां जान लीजिए कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देने वाली संख्या ही उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहां अगर 15 को 5 पूर्णतः विभाजित कर देती है, कितने मर्तबे? तो 3 मर्तबे। तो यहां 3 और 5 जो है, 3 और 5 दोनों 15 की अपवर्तक है, यानी कि पूर्णतः विभाजित कर देने वाली संख्या। अगर मान लीजिए 5 ने 15 को 3 बार में विभाजित कर दिया, तो उसी तरह 3 भी इस 15 को 5 बार में विभाजित कर देगा। अतः हम यहां यह देखते हैं कि अपवर्तक आखिर है क्या, कि तो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अतः जिस संख्या के अपवर्तकों की संख्या सिर्फ 1 हो, तो वैसी संख्या इसके जैसे में आप लिख सकते हैं कि सिर्फ 1 जो है उसका सिर्फ 1 अपवर्तक है। वह अपवर्तक कौन है? एक स्वयं है। अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट संख्याओं की जो संख्या है वह सिर्फ 1 है। वह कौन है? तो वो 1 ही है। ठीक है, उसके अपवर्तक भी 1, वह संख्या भी 1 और विशिष्ट संख्याओं की संख्या भी 1। अतः इस तरह से अब हम दूसरे आधार पे चलते हैं, यानी कि इस तरह से यह जो है विशिष्ट यानी कि एक खास संख्या है। अब आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या, इसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या, इसको हम प्राथमिक संख्या भी कहते हैं, प्राथमिक संख्या, या इसको हम असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंयुक्त संख्या या असंयुक्त संख्या। अब देखिए यहां अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राथमिक संख्या या असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या जैसे आप कोई अपने ईश्वर को अल्लाह कहता है, कोई अपने ईश्वर को गॉड कहता है, कोई अपने ईश्वर को भगवान कहता है, लेकिन अगर इस सब को अगर अंग्रेजी में लेके जाइए तो आपका सिर्फ एक ही नाम होता है, यानी कि गॉड। तो यहां भी इन चारों संख्याओं जो हिंदी में जिसके चार नाम है, तो उसका अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको याद रखना है इन चारों नामों को। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि भाई 10 से 20 तक के असंयुक्त संख्याओं को लिखिए। आप अगर शुरू से पढ़ के बैठे हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या तो नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आपको यहां ध्यान देना है, यानी कि प्राइम नंबर। अब इसका परिभाषा आपको देना है कि जिस संख्या के, अब देखिए, जिस अपवर्तकों के संख्या के आधार पर, यानी कि जिस संख्या के सिर्फ एक अपवर्तक हो उसको हम विशिष्ट संख्या कहते हैं। जिस संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक हो उसको हम अभाज्य, रूढ़, प्राथमिक या असंयुक्त संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक हो। आप 2 को अंक में ना लिखिए, संख्या में ही लिखिए, 2 अपवर्तक। उसे अभाज्य, रूढ़, प्राथमिक या असंयुक्त, यानी कि आप प्राइम नंबर। आइए अब यहां हमको समझने की जरूरत है, जिस संख्या के 2 अपवर्तक हो, अब एक सिर्फ 1 से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं से विभाजित होती है, जिसके 2 अपवर्तक हो। 2 अपवर्तक हो का मतलब कि वह 2 संख्याओं से विभाजित है। तो 2 संख्याओं से विभाजित है, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से यह क्रम आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब यहां हम देखें कि जिस संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक हो, यानी कि यहां पे पहला एग्जाम्पल है 2, तो 2 संख्याओं से विभाजित है। मेरे कहने का मतलब है कि 2 जो है वह 2 संख्याओं से विभाजित है। किससे? तो एक 1 से विभाजित है और दूसरा 2 से विभाजित है। 3 एक 1 से विभाजित है और दूसरा 3 से विभाजित है। 7 को देखिए, एक 1 से विभाजित है और 7 से विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 1 से और अपने आप से, यानी कि स्वयं से विभाजित होती है। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं, प्रत्येक अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं, सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं, ठीक है। अब यहां हम देखें
कि दो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या भी संभव नहीं है। अब चलिए, चूंकि अभाज्य संख्याएं, अब यहां हम कुछ देखें, यानी कि 2 आ 1 3, 3 आ 2 5, 5 आ 2 7, 7 आ 4 11, 11 आ 2 13। अतः हम यह देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं के बीच एक खास निश्चित क्रम नहीं होता है। अतः अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्रमागत नहीं होती हैं, वो क्रमागत नहीं होती है। कभी कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि भाई 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 के बीच आपको यह याद रखना होगा कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 तक में आपका 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को हम विभाजन करते हैं। उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर, आप बहुत सारा मोबाइल नंबर याद रखते हैं, आप बहुत सारा मोबाइल नंबर एक याद रखते हैं अपना, अपने कजन का, अपने सगे संबंधियों का। तो आपको यहाँ एक अभाज्य संख्या के लिए मोबाइल नंबर याद रखना है। वो मोबाइल नंबर है 44 22 32 23 21। ये आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर है। यह मोबाइल नंबर आपको बताता है कि क्या 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4। 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4। अब 21 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2। अब यहाँ 31 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप यहाँ उठा लीजिए, यानी कि 2। अब 41 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3। अब 51 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 51 से 60 तक तो 2। अब यहां 61 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2। आपका पुनः 71 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3। और 81 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2। और 91 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1। अतः हमारा यह मोबाइल नंबर जो है 10-10 के अंतराल पर हमें यह बता दिया कि कहां से कहां तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे 4। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप पहले 2 डिजिट को जोड़ लीजिए, 4 4 8। अगर कोई पूछता है कि नहीं 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप 4 4 8 और 10 को जोड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि आपसे जहां तक पूछा जाए, अगर कोई पूछता नहीं 21 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 2 4 3 7। यानी कि इस मोबाइल नंबर से आप अभाज्य संख्याओं, यानी कि 100 के बीच के, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं को आपसे जिधर से भी पूछा जाए, अगर कहा जाए नहीं 71 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 71 से 100 के बीच 3 2 5 1 6, यानी कि आप बता सकते हैं। इसके लिए 25-25 के अंतराल पर, यानी कि 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, 25-25 के अंतराल पर भी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब उसके लिए आपको याद रखना है, उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है कि 96 64 को याद रखिए। यह बता रहा है कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्याएं हैं और 75 से 100 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से 9 6 15, 15 6 21, 21 और 4 25, यानी कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में हमारी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या
यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। इसको हम अंग्रेजी में, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, चूंकि यह अपवर्तकों के संख्या के आधार पर संख्या का विभाजन है, अतः हम यह कह सकते हैं कि जिस संख्या के एक अपवर्तक होते हैं उन्हें हम विशिष्ट संख्या कहते हैं। जिस संख्या के दो अपवर्तक होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं उसे हम भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहा जाता है, या यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस तरह से हम यह देख पा रहे हैं कि जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, जैसे में आप यहां ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 डॉट डॉट डॉट, यह भी इन्फिनाइट तक जाएगा यानी कि अनंत विस्तार तक जाएगा। अतः हम कह सकते हैं अब यहाँ पे कि कुछ 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है जबकि सबसे बड़ी भाज्य संख्या संभव नहीं है। यही कारण है कि भाज्य संख्याओं की कुल संख्या भी ज्ञात करना संभव नहीं है। कभी संख्या के लिए हम लोग मोबाइल नंबर पढ़े थे, उसी तरह से अब यहाँ भाज्य संख्या के लिए भी मोबाइल नंबर आपको पढ़ना है। जो मोबाइल नंबर है 5688 78 87 89, जो आपको बताएगा कि 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 10 तक 5 भाज्य संख्याएं हैं। 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 6 भाज्य संख्याएं हैं। 21 से 30 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 8 भाज्य संख्याएं हैं। 31 से 40 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे कि 8 भाज्य संख्याएं हैं। 41 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं, 7 भाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से अब 51 से 60 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो अब हम कहेंगे कि नहीं, 8 भाज्य संख्याएं हैं। 61 से 70 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे कि 8 भाज्य संख्याएं हैं। 71 से 80 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो हमारा जवाब होगा 7। और उसी तरह 81 से 90 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो हमारा जवाब होगा 8। और 91 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो हमारा जवाब होगा 9। इस तरह से अगर हमको 10-10 के अंतराल पर यदि भाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम आसानी से इस मोबाइल नंबर के सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो अब देखिए 1 से 50 यहां से यहां तक, तो इसको सिर्फ मोबाइल नंबर के डिजिट को जोड़ लेना है।
यानी कि 6 5 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 और 7, 27 और 7 34, यानी कि हम कहेंगे कि 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल 34 भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणज नहीं अपवर्तक कैसे होते हैं। अब उसके लिए आप देख लीजिए कि आपका 4 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे कि 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। आप उसी तरह से अगर उठा लीजिए कि 12 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में आता है। इस तरह से जो भाज्य संख्याएं होती हैं उसके अपवर्तकों की संख्या जो है वह 3 या 3 से अधिक होती है। 3 से अगर कम होगी यानी कि जिसके 2 अपवर्तक होते हैं वह अभाज्य संख्या है, और जिसके 1 अपवर्तक होते हैं वह विशिष्ट संख्या है, और जिसके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अतः हम यहां कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह भाज्य संख्या है। अब अभी तक आपने जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ा है उसके अलावा भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कुछ शर्तों को, कुछ खास शर्तों को पूर्ण करती हैं। उस आधार पर उन संख्याओं का अलग अलग नाम और उसके बारे में हम अध्ययन यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे उसमें पहली संख्या है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य, इसके भी 2 नाम हैं, आपको ध्यान देना है। सहअभाज्य या असहभाज्य संख्या इसको हम कहते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। अब इस संख्या में क्या शर्त दिया गया आपको कि वैसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 हो तो वे एक दूसरे की सहअभाज्य या असहभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या यानी को-प्राइम नंबर कहते हैं। अब कोई भी वैसी 2 संख्या जिनका अगर मौसा 1 आता हो तो उनको हम एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या कहेंगे, सहअभाज्य या असहभाज्य संख्या कहेंगे। अब आपको यहां ध्यान देना है कि किन किन संख्याओं का मौसा 1 आ सकता है। तो सबसे पहले किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा 1 होगा, जैसे 10 12, 10 11 यह एक पेयर है, 15 16 यह एक पेयर है,
आगे आप चल सकते हैं, यानी कि 17, 18, कोई भी क्रमागत संख्या, क्रमागत यानी कि लगातार आने वाली संख्या जिसका मौसा सदैव 1 होगा, समझे? तो क्रमागत संख्याओं का मौसा 1 होता है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। उसके बाद हम आगे ध्यान देंगे कि किसी भी दो अभाज्य संख्या का मौसा जो होगा वह 1 होगा। जैसे अगर अभाज्य संख्या 7 है और 13 है तो इसका भी मौसा 1 होगा। अगर अभाज्य संख्या 23 है और आपका 41 है तो भी इसका मौसा 1 होगा, क्योंकि यहां दोनों अभाज्य संख्या है तो भी मौसा 1 आएगा। उसके बाद चलिए अब अगर हम देखें तो अगर दो पेयर में से कोई एक संख्या अगर अभाज्य होगी और दूसरी संख्या अगर भाज्य भी हो, जैसे कि 13, 20, तो भी इस पेयर का मौसा 1 आएगा। यानी यहां एक संख्या अभाज्य है। ऐसा जितने भी पेयर बनेंगे, जितने भी जोड़े बनेंगे जिसमें अगर कोई एक संख्या भाज्य हो और दूसरी संख्या अभाज्य हो तो उसके भी मौसा 1 आएंगे। अतः वह एक सहभाज्य संख्या का युग्म होगा। यह जोड़ा ही होता है, यह अकेला नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 21 सहभाज्य संख्या है या 11 सहभाज्य संख्या है, किसी एक संख्या के बारे में अगर कोई पूछता है और कहता है कि सहभाज्य संख्या है, तो समझ लीजिए कि वह आपको गलत ढंग से सवाल पूछ रहा है। आपको कहना है कि नहीं, कोई एक संख्या सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है, यह तो दो संख्याओं का जोड़ा होता है, युग्म होता है। ठीक है, कभी भी सहभाज्य संख्या जब आपसे पूछा जाएगा तो वहां दो पेयर दिया जाएगा, यानी कि जब भी दिया जाएगा जोड़ा में दो संख्याएं पूछी जाएंगी, दो संख्याएं पूछी जाएंगी। अगर कोई एक पूछता है तो आप सीधे कह लीजिए कि भाई यह सहभाज्य संख्या नहीं है, यह या तो भाज्य संख्या हो सकती है या अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह माने तो होता है साथ में, ठीक है। और जहां नाम में ही यहां देखिए सह अभाज्य लगा हुआ है, सह लगा हुआ है, सह मतलब कि साथ में, तो साथ में तो कोई तो है साथ में, यानी कि आप अकेला नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कोई अकेली संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो दो संख्याओं का पेयर ही पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बताया गया कि किन परिस्थितियों में संख्याओं का मौसा 1 आता है। और इसके अलावा भी अगर जैसे मैंने यहां कुछ शर्त बताए कि ऐसे संख्याओं का मौसा 1 ही आता है, लेकिन अगर जो इस शर्त पे खरा न भी उतरते हैं और उनका मौसा अगर 1 आता है तो वे दोनों एक दूसरे की सहभाज्य संख्या होंगी। चलिए अब आगे के संख्या के बारे में हम चलते हैं। आगे की संख्या है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब यह भी जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी ये तो जुड़वा है, यानी ये भी अकेला नहीं है, ये भी दो संख्याओं का ही पेयर है, दो संख्याओं का समूह है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या है तो चूंकि अभाज्य संख्या, तो भाई ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसी अभाज्य संख्या है? जो जुड़वा हो। तो किन संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है? यहां पे हम ध्यान दें, यानी कि जिन दो संख्याओं का, जिन दो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे
एक दूसरे की जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब यहां भी एक शर्त है, मैंने पहले ही बताया है कि इसमें सभी संख्याएं कुछ न कुछ सेवा और शर्तों पे बंधी हुई होती हैं, इसीलिए यह संख्या की मूल भेद नहीं है। मूल भेद जो आपको पहले पढ़ाया गया है वही है। अब ये सभी बनावटी संख्याएं हैं, इस किसी न किसी शर्त पे खरी उतर रही हैं, इसीलिए इनको संख्या का दर्जा दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे एक दूसरे की जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका 3, 5 दोनों अभाज्य संख्या है और इसका अंतर क्या है? 2 है। अंतर 2 है तो 3 जो है वह 5 की जुड़वा अभाज्य संख्या होगी और 5 जो है वह 3 की जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। उसी तरह यहां 5, 7 11, 13 17, 19 29, 31 41, 43 59, 61 इससे आगे 71, 73। अब इससे आगे आपका जुड़वा अभाज्य संख्याओं का कोई पेयर नहीं है। आप देख लीजिए इस प्रकार से 8 पेयर बनते हैं 1 से 100 के बीच। जुड़वा अभाज्य संख्याओं के 8 पेयर ही बनते हैं। आपको याद रखना है कि 1 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े बनते हैं? 8 जोड़े बनते हैं। जो कौन कौन है? 3, 5, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73। इस प्रकार से आपके 8 पेयर बन गए। तो आपको एक बार पुनः देख लीजिए, यानी जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे एक दूसरे की जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। अब आपका तीसरी संख्या है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, अब ये भी चूंकि शर्तों वाली संख्या ही है, इसलिए देखिए जिस संख्या के अपवर्तकों का योगफल यानी कि जिस संख्या को विभाजित करने वाली संख्याओं का योगफल उस संख्या के मान का 2 गुना हो तो उसे हम संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 6 और 28, ठीक है, दो संख्याएं जो है वो संपूर्ण संख्या है। 6 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है और फिलहाल अभी तक के लिए 28 को आप सबसे बड़ी कह सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी हो सकती है इस तरह की संख्याएं। अभी 2 संख्याओं को ही उदाहरण के तौर पे बताया जाता है। तो चलिए अब इसको हम देखें कि 6 इस शर्त को कैसे, 6 जो है वह इस शर्त को कैसे फुलफिल करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 6 जो है वह किन किन पहाड़ों में आता है और जिन पहाड़ों में भी आता है उन संख्याओं को जोड़ दीजिए। क्या वह 12 आ रहा है? आप यही देखना है, यानी 1 के पहाड़े में आता है, जोड़ लीजिए। 2 के पहाड़े में आता है,
जोड़ लीजिए। 3 के पहाड़े में आता है, जोड़ लीजिए। उसके बाद 6 के पहाड़े में आता है, जोड़ लीजिए। अब जो हमारा जो योगफल है वह आपका आएगा, इनका योगफल, इनका योगफल जो है वह 12 आएगा। ठीक है, 6 3 9 9 3 12। ठीक है, यानी इस संख्या के मान का 2 गुना है, यानी कि 2 से गुना करने पर यह प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यानी यही चीज तो परिभाषा में बोला जा रहा था कि जिस संख्या के अपवर्तकों का योगफल उस संख्या के 2 गुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर कहा जाती है। अब 28 के बारे में भी आप देख सकते हैं। 28 के बारे में देख सकते हैं। 28 किसके पहाड़े में आता है? तो 1 के, फिर 2 के, 4 के, 7 के, 14 के, फिर 28 के। इस तरह से हम इन संख्याओं को जोड़ें। अब जोड़े तो इधर देखिए 4 2 6 1 7, 7 इधर बन गया, 7 इधर बन गया, तो 7 7 14, 14 28 और 28 56। यानी आपका यहाँ पे योगफल कितना आ गया? 56 आ गया, यानी 28 दूना 56। यानी कि यह भी इस शर्त को फुलफिल करता है। अतः 6 और 28 जो है वह संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। अब रामानुजम संख्या, रामानुजम संख्या यानी कि रामानुजम्स नंबर। रामानुजम्स नंबर यानी कि हमारे दक्षिण भारत के एक गणितज्ञ थे रामानुजम, उन पर एक फिल्म भी बनी है। उन्होंने ही इस संख्या का आविष्कार किया था। सबसे पहले उन्होंने ही इस संख्या की खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस संख्या का नाम रखा गया है। चूंकि मैं आपको बताता आ रहा हूं शुरू से ही कि भाई यह शर्तों वाली संख्याएं हैं, कुछ ना कुछ शर्तों को फुलफिल करेंगी, इनको संख्या की पदवी मिल गई, उपाधि मिल गई। ठीक है, तो जानते हैं यानी कि रामानुजम संख्या क्या है, रामानुजम नंबर क्या है। तो अब यहां देखिए, वैश्विक प्राकृत संख्या जिनको 2 प्रकार से 2 प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सके। यानी वैश्विक प्राकृत संख्या जिनको 2 प्रकार से 2 प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उन्हें हम रामानुजम संख्या यानी कि रामानुजम्स नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर हो गया 1729। 1729 ही उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यानी कि जैसे 1729। ठीक है, 1729 वह 2 संख्या है जिसको 10 का क्यू जोड़ 9 के क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और 12 के क्यू जोड़ 1 के क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह हो गया हमारा रामानुजम्स नंबर। जैसा कि आगे यहां बताया गया है कि 10 का क्यू यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, 10 गुने 3 नहीं, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 10 दहाई 100, 100 दहाई 1000, तो 1000 हो गया। 9 नमा 81, 81 नमा 729, इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो हमारा 1729 आ गया। उसी तरह 12 बढ़ाइए 144 और 144 बढ़ाइए 1728 और 1 इकाई 1 इकाई 1, यानी कि इस दोनों को जोड़े तो 729। अतः यहां 729 से को हम 2 प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में 2 प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। अतः 1729 जो है वह रामानुजम्स नंबर है। अब यहां एक वर्गीकरण चार्ट आपके बोर्ड पे है, इसको ध्यान से देखिए। वर्गीकरण चार्ट यानी कि संख्या का वर्गीकरण चार्ट है। कभी कभी होता क्या है, यह संख्या का मूल वर्गीकरण चार्ट है, जो संख्या का विभाजन कैसे किया गया है। तो संख्या को अगर माना जाए तो इस चार्ट की सहायता से आप समझ सकते हैं कि यहां संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या का कोई आगे के तरफ उसका प्रकार नहीं तोड़ा गया। अब काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार आगे की तरफ नहीं तोड़ा गया, लेकिन अब वास्तविक संख्या के फिर 2 प्रकार हैं। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार हैं, यानी कि अचर संख्या और चर संख्या। देखिए, जैसा कि
अचर संख्या यानी कि जिसका मान न चलता हो, हम दो प्रकार के संख्याओं को गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं संख्या को गिनने के लिए, और कभी कभी होता है कि हम ऐसे A B C D ऐसे करते हैं। A फॉर 1 होता है, B फॉर 2 होता है, और C फॉर 3 होता है, और D फॉर 4 होता है। कभी कभी हम करने के लिए ऐसे क ख ग और घ ऐसे भी करते हैं, इस तरह से भी, यानी क मतलब पहला, ख मतलब दूसरा, ग मतलब तीसरा और घ मतलब चौथा। यानी कि संख्या को हम दो तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक अंकों के माध्यम से और दूसरा अक्षरों के माध्यम से यानी कि वर्णों के माध्यम से। ठीक है, यानी कि ऐसे इसको हम न्यूमेरिक नंबर कहते हैं। लेकिन जब हम अल्फाबेट के अक्षरों को का प्रयोग नंबर को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, तो ऐसे स्थिति में इसको हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक नंबर। समझे? तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं वे अचर संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, और जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं वे चर संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां पे यानी कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो होते हैं वे चर संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, और जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं वे अचर संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते होइएगा जब भी कभी आप अलजेब्रा से आधारित या समीकरण से आधारित सवाल बनाते हैं, तो आपका कहीं x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर -4, x बराबर 0, यानी x का मान हर समय बदलता रहता है। तो वो यानी कि वो चर है। चर मतलब जिसका मान बदलता हो, और अचर यानी कि 3 का मतलब 3 ही होता है, 3 बराबर 3 ही होता है, 3 बराबर 5 कहीं नहीं होता है, कभी 3 बराबर 10 नहीं होता है। इसलिए जिन संख्याओं का मान नहीं बदलता है उसको हम अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या के पुनः दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को पुनः रोका गया यहां पे। अब परिमेय संख्या से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न। पूर्णांक संख्या और भिन्न। इधर भिन्न के दो प्रकार आपको बता दिए गए हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, जो आगे के क्लास में जब आपका यानी कि बीजगणित चालू होगा, अलजेब्रा, तो उसमें आप चर संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब भिन्न चैप्टर चालू होगा तो वहां पे आप साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल हम लोग इधर की ओर चलते हैं। पूर्णांक संख्या के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक शून्य पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक संख्या का ही हम विभाजन किए थे। यहां पे शुरू होने के आधार पर जो 2 प्रकार में विभाजन किए थे, तो उसमें शून्य पूर्णांक भी धनात्मक के साथ जुड़ गया था, जिसको पूर्ण संख्या हम कहते। ठीक है, अब प्राकृत संख्या तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ही है, जो प्राकृत संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। अब उसी संख्या का विभाजन करते हुए हम अभी तक जितना भी आप परिभाषा, नोट, निष्कर्ष जो पढ़े हैं या संख्या का विभाजन पढ़े हैं, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या का ही विभाजन पढ़े हैं। आगे पूर्णांक संख्या पर भी आपको आगे की कक्षा जो है वह बृहद तौर पे चलेगी, जिसमें आपको पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या के भेदों के बारे में बृहद बताया जाएगा।